प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज मैं लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र में तीसरी यूनिट बीए सेकेंड ईयर के लिए सम्राट और राज मुकुट, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो किंग एंड क्राउन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम सम्राट और राज मुकुट को एक ही मानते चले आ रहे हैं और ये लगते भी एक ही हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, सम्राट क्या है और राज मुकुट क्या है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, पॉइंट वाइज मैंने ये किया है इसको। देखिए, सम्राट क्या है? सम्राट एक व्यक्ति विशेष है, जबकि राज मुकुट में आप ये मानिए कि उसमें जिस तरह से भारत के लिहाज से आपने पढ़ा होगा कि संसद जो है उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा उसको मिलकर के संसद नाम लिया जाता है। इसी तरह राज मुकुट में यानी इसमें राजा भी आ जाएगा और वहाँ का जो मंत्री, संसद, प्रधानमंत्री यानी सब कुछ आ गया, एक संस्था के रूप में है, वो राजमुकुट है। ये याद रखिए, सम्राट एक व्यक्ति विशेष यानी राजा, और राजमुकुट का मतलब है कि राजा के साथ प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद सभी आ जाएं, उसको राजमुकुट नाम दिया है। बस यहीं से आप याद रखना, पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सम्राट। सम्राट देखिए क्या है, देखो इसमें लिखा हुआ है, आपके समझ में आ गया होगा। सम्राट एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। एक विशेष समय पर, जैसे भाई कालखंड है उसका कि वो 2020 से 2025, 30, 40 जो भी रहेगा, तो इस तरह से इसका एक कालखंड हो गया विशेष। जबकि राजमुकुट राज्य शक्ति का प्रतीक है। इस बात को अच्छे से याद रखिए, राजमुकुट क्या है? राज्य की शक्ति का प्रतीक है। दूसरा देखिए, सम्राट एक व्यक्ति है। सम्राट क्या है? एक व्यक्ति विशेष है, जबकि राजमुकुट क्या है? एक संस्था है। इसमें आप जो मैंने बताया था वो बातें अब आएंगी। देखिए, राजा प्लस कैबिनेट प्लस संसद यानी मंत्री तथा संसद का जो मिश्रण है उसको हमने राजमुकुट नाम दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि राजमुकुट संपूर्ण सरकार, यानी संपूर्ण सरकार को राजमुकुट नाम दिया है। अब देखिए, तीसरा जो पॉइंट है वो है कि सम्राट व्यक्तिक है, यानी एक व्यक्ति है, जबकि राजमुकुट जो है वो सामूहिक है, यानी सारे मिलकर के जो नाम दिया है वो क्या है? राजमुकुट दिया है। राजमुकुट जो है वो अस्थायी नहीं है। जो सम्राट है ये अस्थायी है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि अस्थायी यानी एक के बाद दूसरा बन जाएगा, जैसे वो त्यागपत्र दे दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए दूसरा बनेगा। लेकिन राजमुकुट जो है वो स्थायी है। किस तरह से? ये संस्था है, वो संस्था बनी रहेगी। जैसे मंत्री है वो बने रहेंगे, व्यक्ति बदल जाएंगे, लेकिन मंत्री जो है वो बने रहेंगे, संसद है वो बनी रहेगी, व्यक्ति उसके बदल सकते हैं। तो राजमुकुट क्या हो गया? स्थायी। अगला पॉइंट है, वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है। यानी वास्तविक जो प्रशासन है उसमें शक्तिहीन है, क्योंकि उसका काम कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है, प्रधानमंत्री करता है। वो सारे किस में आएंगे? राजमुकुट में आएंगे, क्योंकि राजमुकुट एक सामूहिक संस्था का नाम है। इसके बाद छठा, प्रजातंत्र के विकास से। जैसे जैसे प्रजातंत्र आया यानी राजतंत्र था, तब तो सम्राट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नहीं रे, जब तो महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास हुआ तो इसकी शक्ति में ह्रास हुआ। जबकि प्रजातंत्र के विकास से प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इनकी जो शक्ति वो बढ़ी। तो इस तरह से राजमुकुट क्या हुआ? शक्तिशाली। अब देखिए, राजमुकुट की शक्तियाँ क्या हैं। पहली जो शक्ति है वो है कार्यपालिका शक्ति। अब कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कानूनों का क्रियान्वित करना। देखो, कार्यपालिका की शक्ति क्या है, नहीं, राजमुकुट की शक्तियाँ क्या है? तो कानूनों को क्रियान्वित, यानी कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। और संसद में आप ये देखिए कि संसद किस में आती है? राजमुकुट में आती है, क्योंकि सम्राट में तो आती नहीं है। तो इस तरह से कार्यपालिका संबंधी कार्य होगा राजमुकुट का। पहला क्या है? कानून को क्रियान्वित करना, यानी उसको क्रिया में लाना। पीएम तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए, ये पीएम तथा मंत्रियों की नियुक्ति ये भी किसके द्वारा हुई? क्योंकि राजा के द्वारा हुई, और राजा और प्रधानमंत्री के कहने से हुई, तो ये सारे शामिल हो गए। तो किसका काम हुआ? ये राजा का नहीं, राजमुकुट का काम हो गया। राज्य के सभी उच्च अधिकारी, जैसे जल सेना, थल सेना, नभ सेना के जो पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? सम्राट के द्वारा होती है। और सम्राट किसके? प्रधानमंत्री के कहने पर। तो इस तरह से प्रधानमंत्री यानी शामिल जब हुआ तो उसको हम राजमुकुट नाम देंगे, न कि सम्राट। राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति, युद्ध की घोषणा और संधि वार्ता, और इसी तरह से क्षमादान की जो शक्ति है। अब क्षमादान की शक्ति है हमारे यहाँ राष्ट्रपति को, वहाँ सम्राट को, लेकिन सम्राट इस शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के, यानी उसकी परामर्श के बिना नहीं करता। तो कहने का मतलब ये सम्राट ने राजमुकुट की शक्तियाँ हुई, न कि एक राजा की। अब इसके बाद देखिए, व्यवस्थापन संबंधी जो शक्तियाँ उसके बारे में पढ़ेंगे हम।
और मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया आपको तो इसको ज़रूर लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निश्चित रूप से जैसे आप ये पढ़ेंगे और आप किताब पढ़ेंगे आपको किताब बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। व्यवस्थापन संबंधी जो शक्तियाँ देखो, द्वितीय सदन। द्वितीय सदन क्या है? लोकसभा के निर्माण के संबंध में शक्ति किसको है? ये भी राजमुकुट को है कि जो लोकसभा है उसका निर्माण कौन करता है? राजमुकुट, यानी उसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सारे आगे। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है कौन? सम्राट बुलाता है, लेकिन ये सब जो उसमें सिफारिश होती है उसकी परामर्श से, तो इस तरह से अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है। ये भी राजमुकुट का काम है, न कि राजा का। इसके बाद देखिए, संसद के आरंभ में सम्राट भाषण करता है जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। ये जो भाषण करता है आरंभ में, ये भाषण भी मंत्रिमंडल द्वारा तैयार होता है, तो इसमें भी क्या है? सामूहिक आ गया, एक संस्था के द्वारा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिस तरह से हमारे यहाँ 123 में, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो वहाँ भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब देखिए, इसमें ये अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, लेकिन वो अपने मन से नहीं करता अध्यादेश, उसको तैयार कौन करता है, किस कानून को लेकर अध्यादेश जारी करना है, ये सब मंत्रिमंडल तय करता है। तो इस तरह ये राजमुकुट का काम हुआ। अब देखिए, न्याय संबंधी शक्तियाँ क्या क्या है। सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है, न्यायाधीश की नियुक्ति करता, तो अपने आप ही हो गया। क्षमादान की शक्तियाँ, ऊपर भी आया तो क्षमादान की शक्तियाँ हैं, तो ये न्याय संबंधी शक्तियाँ हैं। धार्मिक क्षेत्र में देखिए राजमुकुट को क्या शक्तियाँ हैं कि ये चर्च के समस्त जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करने का जो पावर है, अधिकार है, वो किसको है? राजमुकुट को है। तो ये धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ होगी। अब देखिए, राजा के प्रभाव के आधार देखिए कि राजा का जो प्रभाव है, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां आज भी जो है राजा के प्रति लोग निष्ठा भाव रखते हैं, जहां पूरी दुनिया में लोकतंत्र और वहां निर्वाचित व्यक्ति को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन ब्रिटेन में आज भी क्या है? जो है राजा का राज है। तो इसमें देखिए व्यक्तित्व, देखिए इस राजा का प्रभाव का कारण क्या है? व्यक्तित्व। देखो, महारानी एलिजाबेथ जो है, महारानी एलिजाबेथ, उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उससे प्रभावित थे। तो एक तो व्यक्तित्व प्रभावित करता है, उसका चाल चलन, रंग ढंग, उसके व्यवहार, ये सब चीज़ें जो है व्यक्तित्व में आती हैं, तो ये भी प्रभावित कारण है। अनुभव, यानी राजा का जो अनुभव है कि वो किस तरह की नीति और किस तरह के फैसले करता है, तो इस तरह से वो भी उसका प्रभाव है। राजनीतिक निष्पक्षता, यदि कोई राजा है, यदि वो पक्षपात करता तो उसकी वैल्यू घटती है, तो राजनीतिक निष्पक्ष रहना जरूरी है, तो ये भी उसके प्रभाव को बढ़ाता है। संसदीय शासन की कार्य पद्धति, देखिए संसदीय शासन जो है उसकी कार्य पद्धति यदि अच्छी है तो ये भी राजा के जो है पद को बढ़ाएगा, उसकी गरिमा को बढ़ाएगा। और पद की महत्ता, देखिए ये ऐतिहासिक काल में पुराने समय से राजा के प्रति लोग जो है वो क्या, देखो इंग्लैंड में एक ऐसा सिस्टम है कि वहाँ फ्रांस की तरह से नहीं कहा गया कि मैं ही सब कुछ हूँ। यहाँ क्या है कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जनता की सुनूं, ये भाव राजा के मन में रहा है, तो ये पद की महत्ता है वहाँ की। तो ये हजारों साल पुराने पद के प्रति लोगों में जो निष्ठा भाव है, तो ये भी एक उसका प्रभावी कारण बनता है। अब देखिए, इसके बाद ये प्रश्न जो है उसमें कुछ बने महत्वपूर्ण बिंदु मैंने ये लिखे हैं। तो ये प्रश्न बना हुआ है कि क्या क्या सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता? ये प्रश्न बना हुआ, आगे देखेंगे हम। तो इसमें देखिए कि सम्राट त्रुटि नहीं कर सकता, इसका उत्तर है नहीं कर सकता। कैसे? देखिए, सम्राट कानून से ऊपर। देखिए सबसे पहले तो इस बात को आप देखिए, सम्राट कोई काम खुद नहीं करता, वो परामर्श से करता, इसलिए वो खुद दोषी नहीं हुआ, ये आगे इसमें स्पष्ट भी होगा। सम्राट कानून से ऊपर, उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता। दूसरी बात में स्पष्ट हो जाएगा, देखिए सम्राट स्वविवेक से कुछ नहीं करता, वर्ण कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता, अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी। बहुत अच्छी बात इसने बताई कि जब वो अपने विवेक से कुछ कार्य करता ही नहीं, वो सब कुछ कैबिनेट के परामर्श से करता है, तो निश्चित रूप से उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी होना चाहिए। इसलिए ये बात सिद्ध हो गई कि सम्राट कोई त्रुटि करता है या नहीं, यानी नहीं करता। अब अगला एक क्वेश्चन आपके बना हुआ है इसमें कि क्या निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है? यानी भारत में और ब्रिटेन में एक अंतर है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना होता है, यानी जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, जबकि यहाँ वंशानुगत होता है, ये ध्यान में रखना। तो वंशानुगत होता है, तो ये कह रहा है अगर उसकी जगह राष्ट्रपति हो निर्वाचित तो क्या वो इसका विकल्प हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए क्या क्या कारण दिए हैं। पहला कारण है इसमें, देखिए
ब्रिटिश राजा न केवल ब्रिटिश वरन अधिराज्य और राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल शब्द का अर्थ होता है कि वे देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे उनको राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि केवल ब्रिटेन का नहीं, वो अधिराज्य और राष्ट्रमंडल देशों का भी प्रधान समझा जाता है। यदि वो निर्वाचित होगा तो वो क्या होगा, वो केवल ब्रिटिश जनता के प्रति ही उत्तरदायी होगा। अगर उसको निर्वाचन किया जाता है तो क्या समझा जाएगा कि वो केवल ब्रिटिश का ही वो एक प्रतिनिधि है। तो इस तरह से अन्य जो देश हैं राष्ट्रमंडल, उनकी निष्ठा उसे प्राप्त नहीं होगी। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण, निर्वाचित राष्ट्रपति दलगत आस्थाओं से ऊपर नहीं होता। देखिए, राष्ट्रपति जब बनाया जाता है तो वो किसी न किसी दल के द्वारा, वो दल का पहले जुड़ा हुआ होता है या किसी दल द्वारा उसका समर्थन किया जाता है, तो वो कहीं न कहीं दलगत राजनीति में होता है, तो इससे ऊपर नहीं उठ पाता है। तो इस कारण से भी ये कारण है इसका कि वो उसका विकल्प नहीं हो सकता। तीसरा है, निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल सीमित होने का। अब निर्वाचित राष्ट्रपति जैसे हमारे यहाँ 5 साल कार्यकाल है, तो निर्वाचित जो राष्ट्रपति है एक निश्चित अंतराल के बाद उसका चुनाव करवाना पड़ेगा, इस तरह से तो सीमित कार्यकाल हो गया, तो उसको प्रशासनिक अनुभव की कमी होगी। जबकि यहाँ लंबे समय तक वो राजा बना रहता है तो उसको प्रशासनिक अनुभव ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी एक कारण है। अगला है, निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा परंपरा का उल्लंघन हो जाए तो राजनीतिक गतिरोध पैदा हो सकता है। मान लीजिए कोई निर्वाचित राष्ट्रपति वो गलती कर जाए तो ये माना जाएगा वो किसी पार्टी के दबाव में आया है या उस पार्टी का पक्ष लिया है, तो इस तरह से गतिरोध पैदा होगा। जबकि बिना निर्वाचन के कोई होगा तो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि वो किसी पार्टी से होता ही नहीं है, तो उसके बारे में ये नहीं सोचा जा सकता। अब ये आपके दिमाग में आया होगा, तो ये बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहे अगले वीडियो तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।